तो स्टूडेंट्स, हम अभी गवर्नेंस के टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज की, तो पेपर 2 में आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का चैप्टर रहता है। एक तरह से एक्सटेंशन ही पॉलिटी का है, गवर्नेंस के नाम से हम इसको अलग से करते हैं, जिससे कि पैरेलल में हमारे जो पॉलिटी के टॉपिक हैं, गवर्नेंस के टॉपिक जो हैं वो साथ साथ में होते रहें। ऐसा अगर हम वेट करते हैं कि पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे फिर गवर्नेंस करेंगे तो शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं और पैरेलल में हम इसको भी चालू कर लेते हैं। तो गवर्नेंस में हम सबसे पहले जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं नीति आयोग के विषय में। नीति आयोग के विषय में हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना, नीति आयोग के बारे में जानेंगे। जहां तक बात नीति आयोग की है तो हम इसका जानते हैं कि इसका जो गठन हुआ है एक कार्यपालक शासनादेश के द्वारा हुआ है और इसका गठन 2015 में 1 जनवरी 2015 को किया गया। नॉर्मली प्लानिंग का काम तो करती है ये, साथ में और भी कई सारे काम करती है। जैसे आप आजकल तो बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश होते हैं नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग को एक पहले के आयोग के स्थान पर लाया गया। जब मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने लाल किले से घोषणा भी की थी और उसके बाद में जल्दीबाजी में ही गया, चाहे जैसे कह लीजिए प्लानिंग के साथ में ही एक नीति आयोग का गठन किया गया और इस नीति आयोग को लाया गया प्लानिंग कमीशन के स्थान पर, नियोजन आयोग के स्थान पर, जो कि 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू के द्वारा गठित किया गया था। और अगर हम बात करते हैं जैसे नियोजन आयोग की, जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पंडित नेहरू समाजवाद से प्रभावित थे, समाजवादी विचारधारा का उनके ऊपर प्रभाव था और इसको उन्होंने यूएसएसआर से के कॉन्सेप्ट से उठाया था, जहां पर उनका ये मानना था कि हम इसके द्वारा पे हम राज्यों को प्लानिंग के अनुसार, जो भी राज्यों की प्लानिंग है, केंद्र की प्लानिंग है, पंचवर्षीय प्लान बना सकते हैं, किस तरीके से विकास के कार्यक्रम बनाए जाएं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो उतना ज्यादा शायद इकोनॉमिक्स में जब हम पढ़ेंगे तो उन चीजों को डिटेल में देखेंगे किस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह बनाई गई। लेकिन ओवरऑल में हम कहें तो नियोजन आयोग का काम प्लानिंग करने का था, जिसको 1950 में पंडित नेहरू के द्वारा बनाया गया था। बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया था, जो कार्य करती थी इसमें, जो इसके जो ड्राफ्ट बनते थे उसकी विवेचना वगैरह का कार्य करती थी। तो इससे पहले कि हम नीति आयोग को जाने, हमें नियोजन आयोग की बातों पर जानना होगा, क्योंकि नियोजन आयोग में कुछ कमियां रही होंगी, प्लानिंग कमीशन में कुछ कमियां रही होंगी इतने सालों में। जिस समय नेहरू जी ने इसका निर्माण किया 1950 में, उस समय हम जस्ट आजाद हुए थे, उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी और आजादी के 70 सालों के बाद परिस्थितियां कुछ और हैं। उस समय की आवश्यकता कुछ और थी, आज की आवश्यकता कुछ और है। तो कुछ ये जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया नीति आयोग के द्वारा। किस हद तक हो पाई हैं, किस हद तक नहीं हो पाई हैं, वो एक चर्चा का विषय है जिसको हम थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको नीति आयोग के बारे में विषय में अगर हमको जानना है तो हमको जानना होगा प्लानिंग कमीशन के बारे में और प्लानिंग कमीशन की आलोचनाएं क्या होती थी। तो जैसे अगर हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, संघीय चरित्र की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेडरल स्ट्रक्चर की बात होती है, जहां पे राज्य और केंद्र दोनों के बीच में सत्ता का एक तरह से विभाजन हो, दोनों को एक तरह से अधिकार हो। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन का हम वर्किंग का हिस्ट्री देखते हैं, पूरा इतिहास देखते हैं, तो इस संघवादी चरित्र को, फेडरल स्ट्रक्चर को ये कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहा था। ठीक है, ये इस तरह इसको पूरी तरह से इसको फॉलो नहीं कर पा रहा था और सेंटर का, केंद्र का इसमें ज्यादा प्रभाव था। इवन जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय के मोदी जी से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड भी ये बातें कई बार कही थी कि कुछ चीजें प्लानिंग कमीशन में कमियां हैं और उनके अनुसार भी वो चीजें नहीं थी। ठीक है, तो ये एक फैक्टर उसमें था जो संघवादी चरित्र है उसको पूरी तरीके से, फेडरल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से ये फॉलो नहीं कर रहा था, संघीय ढांचे को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा था और उसमें कहीं ना कहीं केंद्र और केंद्र का राज्यों में थोड़ा सा हस्तक्षेप ज्यादा था और राज्यों को जो सहायता मिलनी चाहिए, अनुदान मिलनी चाहिए, उसमें कमी थी। और इसकी जो थिंकिंग थी वो थोड़ी सी नैरो थी, संकुचित थी। ठीक है, जिन उद्देश्यों के लिए कार्य करता था
ठीक है, उनमें इसका फोकस जैसे था सिर्फ कितना आर्थिक मामलों तक भी, इकोनॉमिकल जो कंडीशंस थी, मैटर्स थे, उन तक ही सीमित था। जैसे आज की रिस्पेक्ट में अगर हम नीति आयोग की बात करते हैं तो आप राज्यों के बीच में स्वास्थ्य को लेकर प्रतिस्पर्धा की बात कर लीजिए, जल की बात कर लीजिए, हर एक चीज में, हर एक फील्ड में साथ में गवर्नमेंट को कुछ सजेशंस देने हैं जिससे कि सुधार हो सके, नई पॉलिसियां बनाई जा सके, हर एक फील्ड में वो कार्य कर रही है। लेकिन नियोजन आयोग जो था सिर्फ आर्थिक मामलों तक ही सीमित रह गया था। ठीक है, ड्राफ्ट वगैरह बनाने का ये कार्य करता था और ये ड्राफ्ट बनाने में भी काफी टाइमिंग लग जाती थी। नियोजन की प्रक्रिया, जो प्लानिंग की प्रक्रिया होती थी, बहुत ही धीमी थी, काफी टाइम टेकिंग थी और समय पर प्लानिंग नहीं हो पाती थी। ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा रोल था, नौकरशाही चरित्र इसमें बहुत ज्यादा था। तो ओवरऑल ये सारी कमियां देखने को मिल रही थी नियोजन आयोग में। ठीक है, तो नियोजन आयोग की अगर हम बात करते हैं तो आधारभूत सेवाओं को उपलब्ध कराने, भोजन, वस्त्र, आवास इत्यादि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था और मेन फोकस था गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों पर। ठीक है, इसमें जो स्ट्रक्चर इसका था, संरचना था, वो भी बहुत वृहद था। ओवरऑल कहें तो इनको अगर हम कहें कि खर्च से लेकर, जैसे आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में जब कोई कंपनी बनाई जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, तो एक ऐसा रहता है कि मिनिमम खर्च में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो इनको खर्च से पे कंट्रोल करने का कोई वो नहीं था, इनको सिर्फ कार्य दिखाई देता था और वो किस आधार पर हो रहा है, क्योंकि एक बैलेंस भी तो होना चाहिए ना, कितना हम बैलेंस शीट पर वो दिखना चाहिए कि कितना आप खर्च कर रहे हो, कितना आपको मिल रहा है, उस पे इनका फोकस नहीं हुआ करता था। ये एक 8 सदस्य हुआ करते थे, स्थायी सदस्य इसमें थे जो परमानेंट मेंबर थे। उसके अलावा एक कई इसमें पदेन सदस्य भी थे और अस्थायी सदस्य भी थे। तो अगर इतने लोग होंगे तो स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता था इसमें। साथ ही इसमें कई सारे विभाग हुआ करते थे, डिवीजन हुआ करते थे, डिवीजन होते थे, विंग होते थे, ठीक है, ब्रांच होते थे, सेक्शन होते थे। तो कुल मिलाकर इतना लंबा स्ट्रक्चर होता था कि कोई भी जो डिसीजन मेकिंग करना होता था वो अत्यंत ही टफ और टाइम टेकिंग हो जाता था। शासन व्यवस्था को अगर आपको संचालित करना है और आप एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए, प्लानिंग करने में अगर इतना समय लेते रहेंगे तो जमीन पर, धरातल पर वो चीजें समय से नहीं उतर पाएंगी। और यही समस्या हो रही थी नियोजन आयोग के साथ, जिसको एक सफेद हाथी जैसा, व्हाइट एलिफेंट जैसी संस्था का नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो इसमें प्रक्रियात्मक पहलू बहुत थे, प्रोसेस बहुत लंबा था, लेंदी था, नियमों पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था और एंड रिजल्ट पर उतना फोकस यहाँ पर नहीं था। क्या था? एंड रिजल्ट पर इतना फोकस नहीं था। जो जांच वगैरह भी होती थी, जो कमी राज्यों वगैरह के लिए, उसमें कमियों निकालने पर ज्यादा फोकस था, न बजाय कि एक फ्यूचर के लिए डेवलपिंग अगर हम जो प्रोसेस करें उसके बजाय कमियां निकालने पर इनका ज्यादा फोकस रहता था, जो भी जांच वगैरह भी होती थी। प्रशासनिक अध्यक्ष को इसमें सचिव कहा जाता था, जो भी प्रशासनिक अध्यक्ष होते थे उनको सचिव कहा जाता था। जो अनुदान दिए जाते थे राज्यों को, विशेषकर स्वैच्छिक अनुदान के संबंध में अनुदान राशि देने व तय करने का कार्य इन्हीं के द्वारा होता था और जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजनीतिक पीएम हुआ करते थे। नीति आयोग में भी वही कहानी है, लेकिन थोड़ी सी चीजें बदली हैं उसमें। ठीक है, तो अनुदान वगैरह जो देने का कार्य होता था राज्यों का, राज्य को कितना पैसा देना है, क्या देना है, वो इनके हिसाब से जाता था। और उसमें क्या होता था, राज्य, आज हम भले आरोप लगाते हैं कि राज्यों को उतना पैसा नहीं मिला, लेकिन पहले और अधिक दुर्दशा थी। राज्य को उतना, जितना उनके अमाउंट होता, रिक्वायरमेंट होता था, उतना नहीं मिल पाता था। कई बार इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती थी। प्रक्रिया बहुत अधिक जटिल थी। क्यों जटिल थी उसको भी देखते हैं। क्या आप इतना लंबा जो चार्ट देख रहे हैं उस तरीके से, जैसे अगर कोई एक योजना चल रही है तो उसकी एक मध्यावधि समीक्षा होती थी पहले, फिर प्रोसेस शुरू हो जाता था अगली योजना के लिए। इसका रिजल्ट अभी हमको एंड पता नहीं चला है, अगले का प्रोसेस चालू हो गया है, लेकिन अगला भी टाइम पर होगा कि नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा आगे चल के, आप खुद समझ जाएंगे। अगली योजना का उपागम, ड्राफ्ट वगैरह तैयार करना शुरू होता है। सेंटर की मीटिंग होती है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। सेंटर की मीटिंग के बाद में ड्राफ्ट जो बनता है वो जाता है एनडीसी के पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास में। आज की डेट में इसका रोल नहीं रह गया है, लेकिन उस समय था। जब ये इसके पास में जाता है तो यहां से फिर क्या होता है, ये जो ड्राफ्ट वर्ड हो जाता था वो हट जाता था जब इसका अप्रूवल मिल जाए।
यहाँ पे हमने ड्राफ्ट वगैरह बनाने के कार्य शुरू किया, केंद्र की मीटिंग हुई, केंद्र ने भेज दिया एनडीसी के पास, एनडीसी ने इसको अप्रूवल दिया। फिर एनडीसी से ये पहुंचता था स्टेट में, ये उपागम प्रपत्र स्टेट में जाता था, फिर सीएम के पास। सीएम साहब स्टेट प्लानिंग बोर्ड को इसको भेजते थे, जहां पर स्टेट प्लानिंग बोर्ड नहीं था वहां डिपार्टमेंट काउंसिल वगैरह जो होते थे उनको भेजा जाता था। फिर स्टेट लेवल पर उपागम प्रपत्र तैयार होता था, ठीक है, स्टेट लेवल पर तैयार होने के बाद इसको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन के पास भेजा जाता था, मेट्रोपोलियन प्लानिंग कमेटी के पास में, ठीक। वहां से जो नियोजन प्रस्ताव, जो बातें होती थी, फाइनल नियोजन प्रस्ताव तैयार होता था, फिर से वापस उसको किसके पास में भेज दिया जाता था, स्टेट प्लानिंग बोर्ड को। इतनी कहानी अभी चलती ही आ रही है, समय बीतता जा रहा है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड से नियोजन प्रस्ताव बना, वो पहुंचा फिर से सीएम के पास। सीएम ने इसको भेजा कहां पे, नियोजन आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसके पास भेज दिया फाइनल को। फिर इसको केंद्रीय कैबिनेट के पास भेजा गया, केंद्रीय कैबिनेट ने फिर से इसको एनडीसी के पास भेजा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर से एनडीसी ने इसको केंद्र के पास फिर से अपने जो उनके सजेशंस वगैरह थे उसके हिसाब से भेज दिया। सेंटर ने इसको पार्लियामेंट में रखा, पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया, फिर इसमें संकल्प पारित हुआ। विधेयक नहीं लाया जाता था, संकल्प पारित होता था। अब देखिए कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक तो रिजल्ट आया नहीं है और इतनी चीजें होने तक में, इतने आपके बीच में जो प्रोसेस हैं, इसको कंप्लीट होते होते तक अगला प्लानिंग का टाइम आ जा चुका होता था और चीजें पूरी नहीं हो पाती थी। और इसीलिए इसको प्रक्रिया पर इतना ज्यादा बल दिया जाता था कि आज के समय के हिसाब से आज की आवश्यकताओं को ये मीट नहीं कर पा रहा था। और इसीलिए बात हुई कि प्लानिंग कमीशन से आगे बढ़ते हुए, जो सिर्फ आर्थिक मामलों तक में फोकस कर रहा था, प्रक्रियात्मक ढांचे से बंधा हुआ था, उससे आगे बढ़ते हुए नीति आयोग को लाया जाए, एक अलग संगठन योजना आयोग की तरह से लाया जाए, जिसका नाम दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा से बढ़ाकर खाद्य प्रसंस्करण पर किया गया। प्रवासी भारतीयों को भी भारत की सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय बनाने पर जोर देने पर इनको सौंपा गया। नीति आयोग का उद्देश्य यह भी है कि शासन व्यवस्था में अंतर्निहित प्रक्रियात्मक चुनौतियों का समाधान हो जाए, नगरीय केंद्रों के विकासों पर भी बल दिया जाए। वहां पर स्ट्रक्चर बहुत लंबा चौड़ा था, तो यहाँ पर उस पर भी काम किया गया। सिर्फ 4 पदेन सदस्य होते हैं, अर्थात नियोजन आयोग की तुलना में कम खर्च वाला ये संस्थान बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वे गैर योजनागत व्यय वगैरह जो थे या योजनागत व्यय जो थे, दोनों कम हो जाते हैं। नियोजन आयोग की तुलना में कम प्रभाग रखे गए। अगर उसमें डिवीजन क्या थे, ज्यादा थे। अगर ज्यादा डिवीजन है तो प्रक्रिया प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस क्या किया गया कि इसको कम कर दिया जाए, ठीक है, प्रभागों को कम कर दिया, जिससे प्रक्रियात्मक जो जटिलताएं हैं वो कम हो जाए। जो अध्यक्ष होता था वहां पे क्या कहते थे, वहां पर सचिव कहते थे। सचिव एक ऐसी फीलिंग देता है, जैसे आप सुनते होंगे ना, प्रधान सचिव, गृह सचिव, इस तरीके से वो क्या फीलिंग देता है कि बहुत ही सरकारी टाइप का वो देता है, फीलिंग देता है। लेकिन यहाँ पर प्रशासनिक अध्यक्ष को सीईओ कहा गया। सीईओ क्यों कहा गया? क्योंकि आज जैसे जो भी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उसमें वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है ना, सीईओ बनाते हैं, जिसमें ये दर्शाता है कि संस्था एक निजी कंपनी की भांति उद्यमिता पर बल देगी, ठीक है। यहाँ पर एंड रिजल्ट पर फोकस किया जाएगा, साथ ही साथ व्यय को कम करने का प्रयास किया जाएगा। संरचनात्मक परिवर्तन किए गए। अभी उसमें क्या समस्या हो रही थी कि सेंटर ही सब कुछ कर दे रहा है, सेंटर से जो भेजा जा रहा है, स्टेट अपना अलग काम कर रहा है, स्टेट फिर सेंटर को भेज रहा है, इस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी। यहाँ पर इसको दूर करने के लिए क्या किया गया, संघ राज्य संबंध को इम्प्रूव करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और दिल्ली पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री और जो भी यूटीज के उपराज्यपाल हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको भी इसकी गवर्नेंस काउंसिल में सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। तो मतलब जब इनिशियल ड्राफ्ट ही जब बन रहा होगा, ठीक है, इनिशियल ड्राफ्ट जब बन रहा होगा, तब
उस समय ही सारे स्टेट्स और यूटी अपना जो उनका मत होगा, वक्तव्य होगा, उसको वो दे सकते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी जो यहाँ पर हम प्रक्रिया देख रहे थे, उससे हमको क्या मिलेगा, निजात मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो संरचनात्मक व्यवस्था थी उसको दूर कर करके फेडरल जो हमारा संघ राज्य संबंध है उसको भी सही करने का प्रयास इसमें किया गया। तो ये तो इसमें कुछ पॉइंट बनते हैं इसके। जिन क्षेत्रों में विवाद होगा वहां पर क्षेत्रीय परिषदों का गठन करने की बात हुई और उस क्षेत्र में आने वाले सीएम, प्रशासक या उपराज्यपाल सदस्य के रूप में रहेंगे और पीएम को इसका अध्यक्ष बनाया दिया। सहायता अनुदान के लिए नीति आयोग राज्यों को सलाह देता है। ठीक है, तो इस प्रकार नीति आयोग को फोकस किस पर किया गया, गवर्नेंस पर एंड रिजल्ट पर। ठीक है, और संरचनात्मक इसके जो कार्य हैं उसको प्रक्रियात्मक जो प्रोसेस में डिले हो रहा है उसको कम करने का प्रयास किया गया। जो भी खर्च हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया गया। तो इन सब उद्देश्यों के साथ में नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इसके बाद की जो बातें हैं वो हम अपना नेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही करते हुए चलेंगे जिससे चीजें अधिक ना होने पाए। हम गवर्नेंस के जितने भी टॉपिक हैं थोड़े थोड़े पार्ट में उसको करते हुए चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम नेक्स्ट बात में बात करते हैं।